अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका स्टडी पैक में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लास 10th के जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। वो वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके पहले वाले वीडियो सेक्शन को देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जैसे हम बोलेंगे पोटेंशियल उनका। तो वो हम सारा आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक रिसोर्स कहाँ से निकलता है, वो जगह कैसी है, क्या वो रिसोर्स रहने वाला है बहुत देर तक या वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। उस हिसाब से हमने रिसोर्सेज को, सारे रिसोर्सेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे हमने क्या क्या डिवाइड किया है इसमें, पहला इसमें बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्स आपको पता होगा, वो वाले रिसोर्सेज दैट आर obtained, ठीक है, या जिनमें हम बोलेंगे लाइफ होगी। बायो आपने पता होगा, बायो का मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है बेटा, लाइफ। तो वो वाले रिसोर्सेज जिनको हम कहेंगे जिनमें जान होगी, वो वाले रिसोर्स हमारे लिए हैं। क्योंकि हमने कहा है, पहले पढ़ा है, दुनिया की हर एक चीज़ अगर हम देखें तो रिसोर्स है हमारे लिए, जब तक कि उसमें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है। तो हम ये कहेंगे कि वो वाले रिसोर्सेज जिनमें हम कहेंगे कि लिविंग बींग्स आएंगे, लिविंग थिंग्स आएंगे, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, फ्लोरा है, फ्लोरा हम कहते हैं किसको, प्लांट लाइफ को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा, अगर हम आपने कहीं पे फ्लोरा पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि प्लांट्स है, या आपने कहीं पे फौना पढ़ लिया तो आप समझोगे कि एनिमल्स है। ठीक है बेटा, हाँ, फौना क्या होगा, एनिमल्स। तो सारे रिसोर्स चाहे फ्लोरा हो या फौना हो, वो सारे आते हैं किसमें, बायोटिक रिसोर्स में। या लाइफ स्टॉक है हमारे पास, लाइफ स्टॉक में आप क्या पढ़ते हैं, जिनको हम उर्दू में मवेशी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रिसोर्स यहाँ पे मोटे मोटे एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्योंकि फ्लोरा में सारे प्लांट्स आएंगे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, फौना में सारे एनिमल्स आएंगे चाहे छोटे हो बड़े हो। इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं, फिशरीज़ डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे फिशरीज़ पोर्शन हमारा है, फ़िश आती है, बहुत सारे टाइप्स की फ़िश है। तो वो सारे हमारे आते हैं किसमें, बायोटिक रिसोर्स में। उसके बाद एक और टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आता है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्स हमारा क्या आएगा, सिंपल एक बात आप याद रख लीजिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, वो वाली रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द आप देख लीजिए कितनी चीज़ें हैं, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अभी आपके हाथ में पेन होता है, वो भी आपके पास रिसोर्स है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ नहीं है वो हमारे पास रिसोर्स हैं। तो अगर हम थोड़ा ब्रॉडर टाइप की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं रॉक्स हैं, हमारे पास मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास, जिनमें जान तो है नहीं, जो लिविंग बींग्स तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो आएंगे किसमें, एबायोटिक रिसोर्स में। तो ये हो गया पहला टाइप हमारा। इसके बाद हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कौन सा रिसोर्स कितनी देर में अगर उसको यूज़ किया जाए कब तक ख़त्म होगा, या ख़त्म होगा कि नहीं होगा, और ख़त्म अगर होगा तो क्या वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा। उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है रिसोर्स को किसमें, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। तो पहला वाला हमारा क्या आ जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जैसे डेफिनेशन में लिखा गया है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। यानी वो वाले रिसोर्सेज जो अगर ख़त्म हो जाए तो उनको हम वापस ला सकते हैं, या उनको रिन्यू कर सकते हैं, या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चाहे फिज़िकल प्रोसेस थ्रू हो, केमिकल प्रोसेस थ्रू हो या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हो, लेकिन वापस हम कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं उनको। वो वाले रिसोर्स हमारे पास आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे देख लेंगे तो सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी कैसे ख़त्म हो जाती है सर, अभी यहाँ पे अगर देख लेंगे सर, अभी धूप है तो सन एनर्जी जो है हमारे लैंड पे कंटिन्यूसली पड़ रही है।
तो उसके बाद क्या हो गया सर, नाइट होगी तो सन पूरा का पूरा गायब हो गया। लेकिन सुबह जब फिर से धूप निकलती है तो सन फिर से आ जाता है ना। इसका मतलब ये वाली एनर्जी जो है ये क्या हो जाती है बेटा, ये रिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले रिसोर्सेज में आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आता है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, फॉरेस्ट्स है। तो वाटर हमारे पास कैसे आ जाता है, आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल का नाम। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल में तो सिर्फ वाटर ही हमारे पास जब इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन के बाद क्या बन जाते हैं बेटा, क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये वाटर बॉडी है तो इवेपोरेशन हो गया तो क्लाउड्स बन गए। ठीक है, क्लाउड्स बनने के बाद यही पानी जो है इन्हीं वाटर बॉडीज़ में वापस आ जाता है। तो ये जो गोल एक चक्कर चलता रहता है, इससे क्या होता है, हमारा पानी जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है, रिन्यू हो जाता है और प्योरीफाई भी साथ साथ हो जाता है। तो ये वाले रिसोर्स हमें आ जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में। फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है। तो इस रिन्यूएबल रिसोर्स को हम जो है थोड़ा और डिवाइड करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, जैसे मे बी फर्दर डिवाइड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। यानी कि एक कंटिन्यूस के तौर पर है, एक फ्लो जिनमें रहता है कंटिन्यू, वो आराम से हम जब ख़त्म हो जाते हैं फिर उसके बाद वापस से रिन्यू हो जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स को हम कैसे फर्दर डिवाइड करते हैं। आगे चलते हमारा एक और टाइप आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स और एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें बेटा, यहाँ पे आप पढ़ोगे सर अगर फॉसिल फ्यूल्स हमें मिल जाते हैं अराउंड हम बोलेंगे सर 1 मिलियन ईयर्स में, तो 1 मिलियन ईयर्स के बाद तो फिर से फॉसिल फ्यूल आ जाएगा। इसका मतलब वो रिन्यूएबल है। लेकिन 1 मिलियन ईयर तक कौन ज़िंदा रहेगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक अगर वो रिसोर्स वापस ना आया तो हम उसको रिन्यूएबल नहीं मान सकते। ठीक है ना बेटा, इतना तो समझ आ गया होगा। तो वो वाले रिसोर्स जो जब ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उनको हम बाद में रिसाइकल नहीं कर सकते और वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद देयर यूज़। जैसे हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, या पेट्रोलियम आप बोलो, मिनरल्स है ज़मीन के अंदर, या हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम उनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतने ख़त्म होते चले जाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट आजकल क्या निकाल रही है, वो कह रही है कि फ्यूल को बचाओ। अब इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है वो ज़्यादा बच जाए, ताकि हमें आगे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ देना है। तो वो वाले रिसोर्स हमारे पास नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते बाद में। ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप से मतलब क्या है, ओनरशिप का मतलब हु ओन्स द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज पे किनका कंट्रोल है। उस हिसाब से भी हमने रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो चलते हैं, पहला पढ़ते हैं। इसमें पहला आ जाता है हमारा, ठीक है, हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, वो आगे पढ़ेंगे हम। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि अब मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिस पे एक इंडिविजुअल का हक होता है, 4-5 लोगों का होता है। ठीक है, 2-3 एक ग्रुप का होता है नॉर्मली। ठीक है, या कभी कभी एक नॉर्मल इंसान का होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपके हाथ में एक फ़ोन है और उस फ़ोन पे सिर्फ आपका हक है। ठीक है ना, तो वो रिसोर्स को हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप। किसी के पास ज़मीन है, आपके पापा के पास आपका मकान है, आपकी ज़मीन है, आपकी गाड़ी है, तो वो भी रिसोर्स हैं क्योंकि आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन उन रिसोर्स पे किसका हक है, किसका कंट्रोल है, आपके पापा का कंट्रोल है। तो एक का कंट्रोल होने की वजह से उन रिसोर्स को हम किन में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स में। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ लेंगे, जैसे पॉन्ड्स है हमारा, ठीक है, वाटर एंड वेल्स है, किसी एक बंदे का है, ठीक है, या किसी एक इंसान का हाउस है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी अदर है, या पास्चर लैंड है किसी का, जैसे बना चरई जिसको हम कश्मीर में, जहाँ पे अपने जो मवेशी है हम उनको ले जाते हैं घास चराने के लिए। ठीक है ना, तो ये वाले जो सारे चीज़ें हैं, सारे रिसोर्स हैं जिन पे एक इंडिविजुअल का कंट्रोल रहता है, एक इंडिविजुअल उनको ओन करता है, उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर जो है अंडर उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स है, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ रिसोर्स है जिन पे एक इंडिविजुअल का हक नहीं है, पूरी एक कम्युनिटी का हक है। कम्युनिटी को अगर हम मान ले, एक मोहल्ले का, एक शहर का, एक गांव का हक है, एक डिस्ट्रिक्ट का हक है, ठीक है सर। उसमें एग्जांपल या अगर आप यहाँ पे देख लोगे, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल आ जाता है ग्रेजिंग ग्राउंड, जिसको अभी हम पढ़ते हैं, जहाँ कहीं पे ज़मीन खाली है वहाँ पे सब ने अपने मवेशी बेच दिए घास चराने के लिए, तो वो वाला जो है वो किसी खास इंसान का नहीं है, वो कम्युनिटी का बन जाता है। ब्यूरियल ग्राउंड्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम अपने जब कोई मर जाता है उनको दफन कर देते हैं। या हमारे पास सेमेट्री होता है, ठीक है, सेमेटरी, ठीक है ना, जहाँ पे दफनाया जाता है, या शमशान घाट बोलेंगे, ठीक है, हिंदू के रिलीजन में, तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स होता है। उसके बाद प्ले ग्राउंड है हमारे पास, या विलेज पॉन्ड्स है हमारे पास, पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स है। ये वाले रिसोर्स जो है ये कम्युनिटी रिसोर्स है, इन पे एक इंसान का हक नहीं है, एक कम्युनिटी का हक है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है नेशनल रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी से बाहर जाएंगे थोड़ा सा, तो हम कहेंगे सर वो वाले रिसोर्सेज जिस पे एक नेशन का हक है। एंड व्हाट इज़ नेशन? नेशन उस जगह को बोलते हैं जिसकी अपनी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ होती है, और उस फिज़िकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नेशन के अंदर आ जाती है। तो चलिए पढ़ेंगे। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना, जैसे इसमें पहली लाइन में लिखा गया है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं सर हमारी कार है, वो तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल रिसोर्स होने के साथ साथ उस कार पे तो गवर्नमेंट का भी हक है। गवर्नमेंट कल को कहेगी ये कार सरेंडर कर दो गवर्नमेंट की तरफ, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कम्युनिटी है, सर हमारे पास कोई पब्लिक पार्क है, उस पर कम्युनिटी का हक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये पार्क गवर्नमेंट के हवाले कर दो, इस पर गवर्नमेंट का हक है। तो वैसा हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं चाहे इंडिविजुअल रिसोर्स हो चाहे कम्युनिटी रिसोर्स हो, ठीक है ना, चाहे इंडिविजुअल रिसोर्स हो या चाहे कम्युनिटी रिसोर्स हो, दोनों पे किसका हक होता है? नेशनल गवर्नमेंट का हक होता है, और दोनों नेशनल रिसोर्स के अंडर ही आते हैं। तो और थोड़ा अगर इसको हम डिफ़ाइन कर ले, जैसे हमारे पास रोड्स आते हैं, ठीक है, रोड्स आते हैं, कैनाल्स आते हैं, रेलवेज़ आते हैं, वो किसके लिए बन जाती है? वो तो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है, लेकिन उन पे किसका कंट्रोल होता है? हमारा नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, पर्टिकुलर नेशन का कंट्रोल होता है। या हमारे पास मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, या लैंड विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज ओशनिक एरा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे वाइल्ड लाइफ हो या लैंड विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज, अगर हम इंडिया की बात कर ले, ठीक है, या अगर इंडिया है, ठीक है, ये तो हाफ बन गया इंडिया का, तो इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन पे एक कंट्री का, एक नेशन का हक होता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपको बता दें बेटा, मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, ठीक है, हाँ, ये अगर हमारा इंडिया है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, जहाँ से अरेबियन सी है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर हम इनको यहाँ से हम डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर दें, तो यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहाँ से जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स, और नीचे की तरफ जाएं तो 12 नॉटिकल माइल्स। फिर 12 नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है, जैसे 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है बराबर 1.8 किलोमीटर। तो एक कंट्री अपनी जो बाउंड्री होती है, उसका कोस्ट होता है, समंदर का जो बाउंड्री हो, समंदर की बाउंड्री होती है, वहाँ से वो समंदर के अंदर कितना जा सकता है? 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22.2 किलोमीटर जा सकता है। और उस समंदर के अंदर अंदर, उस एरिया के अंदर अंदर जितने भी रिसोर्स है एक सी के अंदर या ओशन के अंदर, उन रिसोर्स पे भी एक नेशन का हक होता है, एक पर्टिकुलर नेशन का हक होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ से फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर इंडिया का कोस्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो हम बोलेंगे कि ये वाला एरिया जो है 12 नॉटिकल माइल्स के अंडर अंडर आ जाता है। तो यहाँ पे जो सारे रिसोर्सेज हैं, इन पे किसका कंट्रोल होगा? इंडिया का कंट्रोल होगा।
ठीक है ना। जैसे बाकी नेशंस है जो कहाँ पे है, जो कोस्ट के साथ होंगे या जो समंदर के साथ होंगे, उन पे भी यही रूल लागू हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब है कुछ ऐसी चीज़ें, तो सर हमने कहा अपने अभी आपने पढ़ा कि 12 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ तक क्या है, एक कंट्री का रिसोर्स होता है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या, ठीक है ना, उसके बाद सर किसका रिसोर्स होगा, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। जैसे कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। यानी कि अगर यहाँ पे फिर से एक हम इंडिया का बना ले, ठीक है, छोटा ही बना लेते हैं अभी, तो इतना तो हो गया सर, ये तो हो गया 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है। उसके बाद ये हो गया 200 नॉटिकल माइल्स तक सर, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएँ, ठीक है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर जाएँ तो हम यहाँ पे इसका, हाँ ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर सर ये वाला एरिया जो हमारा आता है, ये वाला एरिया आता है, ये किसके कंट्रोल के अंदर आ जाए, तो इनको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं सर। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है उनको यूज़ नहीं कर सकता इन सी एरियाज़, इन वाटर एरियाज़। तो वो किसके अंडर आ जाते हैं, वो नॉर्मली आ जाते हैं बेटा यूनाइटेड नेशंस के अंडर। और किसी भी कंट्री को अगर ये वाले रिसोर्स को यूज़ करना होगा तो उसको यूनाइटेड नेशंस से पहले परमिशन लेनी होगी। और यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ अपना एक यूनियन बना लेती है जिसमें वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है सारे रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, या पीस यहाँ पे ट्रांजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक शांति हो, यहाँ पे कोई वॉर ना हो, वैसे एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशंस। किसी भी कंट्री को अगर ये वाले रिसोर्स यूज़ करने हो जो बिहाइंड या बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स हैं, उनको यूएन से पहले परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो इंडिया है उसके लिए ख़ास जो स्पेशल एक ट्रीटमेंट रखा गया है जिसको हम अब पढ़ने वाले हैं। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond exclusive economic zone, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया की बात करेंगे। इंडिया का हो गया नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ये आता है हमारा, ठीक है, जिसको हम अभी बोलेंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, ठीक है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या है सर, कि ये वाला जो 200 नॉटिकल माइल्स था उसके बाद वाला एरिया तो किसके अंडर आ जाता है, यूएन के अंडर आ जाता है। लेकिन इंडिया के लिए एक स्पेशल फीचर है कि इंडियन ओशन तो यहाँ पे है ना साउथ में, कि इंडियन ओशन में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी जो रिसोर्स है उन पे इंडिया का कंट्रोल है। ये सिर्फ इंडिया कंट्री के लिए एक स्पेशल फीचर रखा गया, एक स्पेशल हम बोलेंगे एक स्पेशल राइट रखा गया है सिर्फ इंडिया के लिए, कि वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी, या जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये वाला एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, उसके बाद भी वो वहाँ, उसके बियॉन्ड भी वो वहाँ पर रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिया के लिए आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने पढ़े हैं कितने टाइप्स, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन पढ़ा हमने, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा है, ओनरशिप पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा उसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप है, कितना नॉन डेवलप्ड है, कौन हमें किस में हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।